तो हम बात कर रहे थे बायजूस एग्जाम प्रेप के ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की। तो यहाँ पे हमारे पास पिछले बार हमने कवर किया था सेक्शनल टेस्ट ज्योग्राफी का 1। अब बात करते हैं हम पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट की। ये पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है भाई, जो कि नंबर 2 है। नंबर 1 कवर करेंगे अभी, है थोड़ी देर, 2 महीने लग जाएगा, लेकिन कवर करेंगे उसको, ठीक है। सो पॉलिटी का सेक्शनल पेपर नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और फिर से यहाँ पर बताता हूँ मैं क्वेश्चन पेपर चालू होने से पहले कि नहीं भाई यहाँ पे हलवे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पे जो पैटर्न है, जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, उससे हम 2 गुना टफनेस कवर करेंगे, तब जाके वो पैटर्न जो है थोड़ा सा आसान लगेगा, है ना। सो हमेशा टेस्ट सीरीज में हमेशा टफ टेस्ट सीरीज करने चाहिए। टफ मतलब लेंदी टेस्ट सीरीज करना चाहिए, जिससे टाइम मैनेजमेंट भी होता है और हाँ क्वेश्चन के अंदर डेप्थ घुसने में भी, क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं हमको आइडिया रहता है। और बहुत सारी चीज़ें कवर होती है जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन, लेंदी पेपर होता है तो ज़्यादा चीज़ें कवर होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। हमको बात किसी करनी है भाई, हमको बात करनी है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती भाई। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का प्रोसेस क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी वो स्पेशल मेजोरिटी से हमारे पास क्या करेंगी, स्पेशल मेजोरिटी से, है ना, एक लॉ पास करेंगे कि हमको क्या बनाना है भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है। फिर जो हमारे पास लोकसभा मतलब जो पार्लियामेंट होगा वो हमारे पास क्या करेगा, सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगा, सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगा, इसको अप्रूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से हो जा रहा है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही बात है भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 1/3 से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो होते हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉमिनेट 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नो, 1/12 को ये अपॉइंट नहीं करेगा, 1/6 को अपॉइंट करेगा, ठीक है, मतलब नॉमिनेट करेगा। बिकॉज कुछ एक्सपर्टीज तो चाहिए भाई, हर चीज़ तो आप डाल नहीं सकते, बिकॉज कुछ एक्सपर्टीज जब तक नहीं होंगे, एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा तो ये अच्छे से काम कैसे करेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नो भाई, हमारे पास 6 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तेलंगाना है, कर्नाटका है, बंगाल के पास नहीं है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, नीचे के 3 स्टेट्स हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र से याद रखना, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके ऊपर तो जाएंगे तो यूपी हो जाएगा। इन 6 स्टेट्स में हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वेस्ट बंगाल में नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और अ पर्सन एक्टिंग एज अ स्पीकर कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है यार, जब एक क्वेश्चन में दोनों जगह बराबर वोट्स मिल गए हैं तो जो कास्टिंग वोट है किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है। द स्पीकर इज बाउंड बाय द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स टू वोट इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू अवॉइड ब्रिंगिंग डाउन अ नेशनल गवर्नमेंट। नो, वो अपने ऊपर है भाई, उसके ऊपर किसको वोट दे, जो गवर्नमेंट है उसकी बात को माने, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपने खुद की मर्जी चलती है वहाँ पे ना, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं चलती है, जो रूलिंग पार्टी उसके हिसाब से वोट नहीं करेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है भाई, इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, पिछले को टेस्ट में, जो कि एन अकेडमी का था, जहाँ पे हमने फुल लेंथ टेस्ट किया था सेकंड का। वहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर आप सपोज हो तो आपके ऊपर हियरिंग नहीं हो सकती, आपको कुछ सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया सकता, है ना। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, इफ अ कॉन्फ्लिक्ट राइजेस बिटवीन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स विल टेक प्रेसिडेंस ओवर प्रिविलेज। बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो हमेशा ऊपर रहेंगे किसी भी चीज़ों से, इट इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट। ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं क्या, नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हम क्या करना है भाई, हमको बात करना है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द कॉलेजियम सिस्टम इज द मेथड प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया? नहीं भाई, कॉलेजियम सिस्टम जो है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस से इवॉल्व हुआ है, नॉट, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया। द रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द हाई कोर्ट कॉलेजियम रीचेस द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। बिल्कुल सही बात है यार, जो हाई कोर्ट में सपोज कर जज हमको अपॉइंट करना है तो वो हाई कोर्ट के कॉलेजियम तो बनाएगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास भी जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाएगा कि आप उसको अपॉइंट करो। The name of a judge recommended by the collegium if rejected by the central government cannot be reconsidered for the appointment। गलत बात है भाई, the सुप्रीम कोर्ट कैन रिकंसिडर इट, ओके है ना, इसको रिकंसिडर किया जा सकता है। अगर रिकंसिडर कर लिया गया तो सुप्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा भाई, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो रिकंसिडर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बोल रहा गलत है ये स्टेटमेंट। फोर्थ है, द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट हैव मोर देन 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गलत बात है भाई, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था, ये रिसेंटली ना हमारे पास 6 जजेस का कॉलेजियम देखने को मिला था न्यूज़ में, इसीलिए हमारे पास ये पूछा गया, तो एक्सीड कर सकता है यार, ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हमको बात करनी है ONDC की, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की, विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, it is a government owned e-commerce platform competing with private companies। ना भाई ONDC क्या है, and it allows buyer to discover and purchase product from sellers across different platform। बिल्कुल सही बात है ना, एक ही सपोज कर आप फ्लिपकार्ट से भी कंपेयर कर रहे हो, आप अमेजोन से, सब चीज़ का एक ही जोड़ के क्या बना दिया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बना दिया। आप सब जगह से कंपेयर कर पा रहे हो एक ही बार में, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारे पास, है ना, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है भाई, ना गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है जो कि प्राइवेट के साथ compete कर रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब चीज़ को एक बार कंबाइन करके क्या बनाया गया, एक हमारे पास डिजिटल कॉमर्स बनाया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हर जगह प्राइस का जो, बिकॉज कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में मिल रहा है तो वो मोनोपोली चलाने लगेगा, इसीलिए इसको इन्वेंट किया गया, इसको लाया गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स। Introduction and passage of ordinary bill, approval of ordinance issued by the governor, election of the member of the Rajya Sabha, enlargement of the jurisdiction of the State Public Service Commission. For how many of the matters given above is are the power of the Legislative Council and the Legislative Assembly are equal। ठीक है, तो Legislative Council और Legislative Assembly के लिए कौन से मैटर्स में पावर इक्वल है, ये हमसे पूछा गया है। देखो भाई, पासेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल में दोनों में इक्वल पावर है, ठीक है, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर, इसमें भी इक्वल पावर है दोनों के पास। बट इलेक्शन टू द मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करता भाई, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ही पार्टिसिपेट करता है, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, फोर्थ है एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों में अगर हमको क्या करना है, स्टेट पब्लिक सर्विस को एनलार्ज करना है, तो दोनों का जो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों का बराबर रूल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया, इक्वल रूल हमारे पास किसमें, 1, 2 और 4 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इफ द पर्सन, है ना, किसी पर्सन को लोकसभा का मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कब, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कब, है ना, इट इज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं लिखा भाई संविधान में, नहीं, जो रूल्स जो RPA है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई नेचुरलाइज सिटीजन नहीं बन सकता, वहाँ पे ये लिखा हुआ है सिटीजन बन सकता है, चाहे वो नेचुरलाइज्ड हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से बना हो, चाहे बर्थ से बना हो, वो बन सकता है। सो क्या पूछा गया, डिस्क्वालीफाइड, तो नेचुरलाइज सिटीजन है तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो हाँ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब उसके अकाउंट में पैसा खत्म हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। भाई तुम अपना खुद के बैंक अकाउंट को नहीं बचा पा रहे हो, देश को कैसे बचाओगे, सो उसको हटा सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हैज़ फेल्ड टू सबमिट एन अकाउंट ऑफ हिज
election expenses has failed to submit an account of his election expenses to the election commission of India within the specified time। बिल्कुल सही बात है भाई। सपोज करो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसने कितना खर्चा किया उसको एक स्पेसिफाइड डे में 10 लगभग ये जितना आया 10 दिन के अंदर बताना पड़ता है, उस स्पेसिफाइड टाइम में नहीं बताया उसने, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। गेट रिटर्न अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऑफ स्टेट। नो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर कोई आदमी बुक्ड होता है तो उसको है ना डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते भाई, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है डिस्क्वालीफाई करने का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, 21 ईयर टू बी द मिनिमम एज for contesting election for panchayat, giving representation to the members of the parliament and the state legislature in the panchayat, reservation of the seats for the backward classes in panchayat at all level, authorizing panchayat to collect and appropriate taxes, tolls and fees। How many of the provision given above are compulsory provision? हमसे क्या पूछा गया है? कंपल्सरी प्रोविजन पूछा गया है ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पल्सरी प्रोविजंस में हमारे पास कुछ प्रोविजंस यहाँ पे जैसे कि है ना इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए भाई चेयरपर्सन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको हम क्या बोलते हैं जिला परिषद बोलते हैं। वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो इलेक्ट हमने किए हैं वो आपस में मिलकर इलेक्ट करें किसको हमको चेयरपर्सन बनाना है उसको। एंड द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर पंचायत इज 21 ईयर, ये कंपलसरी प्रोविजन है। बट और भी कंपलसरी प्रोविजन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसटीज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, रिजर्व सीट्स होना चाहिए। एससीज के लिए रिजर्व सीट्स होना चाहिए, वो कंपलसरी प्रोविजन है हमारे पास, है ना। ओके, और भी बहुत सारे हैं तो देखेंगे उसको, लेकिन ठीक है। थर्ड क्या है, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत, ये क्या है भाई, एक तरह से ये वॉलेंटरी प्रोविजन है। और कंपलसरी प्रोविजन में आता है भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या करना पड़ेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे नियम बनाना पड़ेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा पैसा कि आप इसको दो, पंचायत को दो। ठीक है, तो जो गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पंचायत इज अ वॉलंटरी प्रोविजन एंड रिजर्वेशन फॉर द सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोविजन, इज ऑल्सो अ वॉलंटरी प्रोविजन, it is also a voluntary provision। and appropriate and authorizing panchayat to collect and appropriate taxes, tolls and fees, ये भी क्या है भाई voluntary provision है, not compulsory। तो यहाँ पे voluntary provision सिर्फ 2 हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा only 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, if a dispute arise over the classification of a bill as money bill in the parliament, अगर एक dispute हो जाता है भाई कि बिल को मनी बिल बोलें या ना बोलें, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डिक्लेयर सच अ बिल एज मनी बिल। तो हमारे पास संविधान ने लिखा हुआ है, आर्टिकल 110 ने लिखा हुआ है कि जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिल को मनी बिल बोलने का, वो किसके पास है भाई, वो किसके पास है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। बिल्कुल सही बात है ना, कि आप पूछ सकते हो कि आप मेरा पैसा कहाँ जा रहा है भाई, आप जो पैसा इतना दिए वो जा कहाँ रहा है, आप मेरे को चिट्ठा बताओ। स्टेटमेंट 2 है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट ऑफ 2005। बिल्कुल सही बात है, एंड दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो है, बिकॉज आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो, उसके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगा, जवाबदेही आएगा कि मेरा पैसा इतना दिया था, आप मेरे को बताओ कि आपने पैसा कहाँ इस्तेमाल किया है। सो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लीगल सर्विस अथॉरिटी। हमको बात किसकी करनी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नो, इनको जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर बनाया गया है। ना स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जो कि कब आया था भाई, 1987 में आया था। दे प्रोवाइड फ्री लीगल एड विच may provide payment of process fee, expenses of witness and all other charge payable in connection with any legal proceedings in appropriate cases। बिल्कुल सही बात है यार, पैसा प्रोवाइड करते हैं, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं।
अ पर्सन इज एलिजिबल टू एक्वायर द सर्विस ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी इन केस in a high court only if he or she is under an income threshold specified by the parliament from time to time। ये तो सही कि हाँ एक इनकम थ्रेशोल्ड के नीचे होना चाहिए, है ना, बट इसको स्पेसिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर हाई कोर्ट की बात हो रही है ना तो इसमें हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, नॉट दी पार्लियामेंट, है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो। दिस इज इनकरेक्ट। अ ट्रांसजेंडर इज एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस ऑल ओवर द इंडिया। नो भाई, है ना, ट्रांसजेंडर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है ट्रांसजेंडर के लिए कि ऑल ओवर इंडिया आप फिर आप बहुत ज़्यादा पैमा रहे हो फिर भी आप ऐसा करो, ठीक है। सो है ना, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली वन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू दी सस्पेंशन ऑफ एमपी इन द लोकसभा, है ना, हमको बात किसकी करनी है भाई? सस्पेंशन ऑफ एमपी की बात करनी है लोकसभा। Consider the following statements. If the Speaker of the Lok Sabha names an MP, he or she stands automatically suspended without the need to pass a motion for suspension। बिल्कुल सही बात है। अगर स्पीकर ने किसी का नाम ले दिया भाई तू सस्पेंडेड है तो वो सस्पेंड हो जाएगा, इतना पावर है स्पीकर के पास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। An MP can be suspended for a maximum period of 1 month। No, MP can be suspended for a maximum period of remainder of the term, remainder of the session, है ना। सपोज करो मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है, मानसून सेशन के बीच में कुछ ऊंच नीच काम कर दिया हमारे पास कोई भी एमपी, तो उसको सस्पेंड कर सकता है हमारे पास स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कब तक? रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, नॉट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन सपोज मानसून सेशन में बीच में रुक गया, मानसून बीच में सस्पेंड किया तो वो विंटर सेशन में बैठ सकता है, ठीक है। थर्ड है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एट एनी टाइम कैन रिवोक द सस्पेंशन बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन। देखो सस्पेंड तो बोलने से हो जाएगा स्पीकर बोलने से, बट उसको रिवोक करना है सस्पेंशन को तो हमारे पास मोशन पास करना पड़ेगा यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ ग्रेटर जुरिस्डिक्शन देन द प्रीडिसेसर द फेडरल कोड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, जो फेडरल कोड ऑफ इंडिया था उसको हमारे पास, है ना, 1935 के अंदर बनाया गया था हमारे पास फेडरल कोड ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल टू हियर अपील्स फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, उससे तो उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ गया, बिकॉज सिर्फ फेडरल कोर्ट जो है वो छोटे छोटे फेडरल नेचर को देखता था, ठीक है, बट जो प्रीवी काउंसिल के जो नेचर था उसको भी कौन ले लिया? जो सुप्रीम कोर्ट ले लिया, तो दोनों का मैटर आ गया ना भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग। Imposition of 10% tax on the gain from the trade in cryptocurrencies, fixing a limit on the external borrowings by the union government, allocation of fund for socio-economic development of aspirational district from the Consolidated Fund of India, provision to levy a fine for breaking of traffic rules under the Motor Vehicle Act of 1988, increase the salaries of President and the Chairperson of the Rajya Sabha। How many of the above will come under the purview of money bill? ठीक है, हमको मनी बिल की बात करनी है। मनी बिल के अंदर कौन कौन आएगा? मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के अंदर बताया गया है ना, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस के साथ डील करता है, तो फर्स्ट तो होगा ही होगा, है ना। फिक्सिंग द लिमिट ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी मनी बिल होगा ही होगा। Allocation of funds for the socio-economic development of aspirational district from the Consolidated Fund of India, ये भी होगा। बट जो प्रोविज़न है फॉर लेवी अ फाइन का जो प्रोविज़न है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी भाई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, वो लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर होता है, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर होता है कितना फ़ाइन वो लें। इसके लिए पार्लियामेंट के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम नहीं है भाई कि वो मनी बिल पास करने लगे। टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है, मनी बिल इसके लिए पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनली 4 हैं जिसके लिए मनी बिल पास करना पड़ेगा। एंड मनी बिल के पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि कौन मनी बिल को मनी बिल बोल सकता है भाई? जो स्पीकर, हमने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कॉकबोरोक लैंग्वेज। हमको बात किसकी करनी है? कॉकबोरोक लैंग्वेज की, जो कि न्यूज़ में था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो इस टेस्ट में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं भाई उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे पास सितंबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ कवर कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर कवर कर रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन लेजिस्लेचर के बाद स्टेट लेजिस्लेचर,
इसमें ये सब चीज़ टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास पंचायती राज सिस्टम के क्वेश्चन हैं भाई, लोकल बॉडीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जुडिशरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सितंबर 2023 करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के भी क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से भी क्वेश्चन है। ठीक है, और छठवां में हमारे पास सितंबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, सो ये सब यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं यार। ओके, तो ये जो कोकबोरोक लैंग्वेज है वो करंट अफेयर में था भाई सितंबर 2023 में, इसलिए हमसे पूछा गया है। एंड इट इज़ ए तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पोकन प्राइमरली इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही बात है यार, कोकबोरोक लैंग्वेज इंडिया एंड बांग्लादेश के पार्ट्स में बोला जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया। शेड्यूल लैंग्वेज मतलब जो शेड्यूल नंबर 8 में मेंशन है उसको शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं, और इसमें 22 लैंग्वेज मेंशन है भाई, है ना, उसमें से कोकबोरोक लैंग्वेज एक नहीं है। सो दिस इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा बट इट इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज। थर्ड है, इट इज करेंटली रिटन इन बोथ बंगाली एंड रोमन स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही बात है यार, रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट दोनों में इसको लिखा जाता है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल टाइप 2। हमको बात करनी है फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की, जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में मेंशन है। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इज आर्टिकल 117 एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2 इज आर्टिकल 117 क्लॉज 3। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है करेक्ट, है ना। तो जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है भाई वो हमारे पास इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, बट इसको पास करने के लिए प्रेसिडेंट की पास सहमति चाहिए। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट रिक्वायर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर पैसेज विदाउट। अगर ऐसे लिखता, देखो ये तो ओनली बोरा लोकसभा गलत हो जाएगा, ये ओनली लोकसभा बोरा गलत हो जाएगा। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सही है बट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नो, बिना रिकमेंडेशन के भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट पैसेज बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं होगा यार। ओके, क्वेश्चन 117 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई, हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करनी है। टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट, है ना, बताया हाउ मेनी दे मेंशन आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके फंक्शंस की बात करनी है। इसका फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द इलेक्शन वर्क इन स्टेट थ्रू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। टू रिव्यू द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ अ कैंडिडेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ एनी मिसकंडक्ट। देखो मिसकंडक्ट हुआ तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसको हाई कोर्ट देखेगा, पार्लियामेंट है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिव्यू करने की ताकत नहीं है। टू कैंसल पोल इन इवेंट्स ऑफ रिगिंग एंड बूथ कैप्चरिंग। बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन जो है रिगिंग एंड बूथ कैप्चरिंग केसेस में हमारे पास क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, डिसाइडिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डिफेक्शन। देखो भाई डिफेक्शन के अंदर जो हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन करेगा भाई, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शंस में सिर्फ 2 ही करेक्ट हैं, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग बिल्स, अ बिल अमेंडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिल फॉर अमेंडिंग द हिंदू मैरिज एक्ट, अ बिल फॉर इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन ऑनलाइन गेमिंग, अ बिल फॉर अमेंडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी ऑफ द बिल गिवन अबव कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि प्राइवेट मेंबर बिल के फॉर्म में, प्राइवेट मेंबर बिल किसको बोलते हैं, कोई भी अगर नॉन मिनिस्टर आदमी कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा चीज़ को प्राइवेट मेंबर बिल, है ना, इनमें से कितने बिल्स हैं जिसको प्राइवेट मेंबर बिल के फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो मनी बिल है ना भाई, मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, बाकी सारे बिल को, है ना, बाकी सारे बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो अब बिल अमेंडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आपको प्रीएम्बल को अमेंड करना है तो उसको भी आपको क्या कर सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है।
अ बिल अमेंडिंग द हिंदू मैरिज एक्ट, बिल्कुल सही बात है, इसके को भी प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट अ बिल इम्पोजिंग द टैक्सेस ऑन ऑनलाइन गेमिंग, ये टैक्सेस के साथ रिलेटेड इट इज आर्टिकल 110, जो कि क्या है भाई, मनी बिल है। बिकॉज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेस वो मनी बिल के अंदर आता है, और मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, मतलब उसको प्राइवेट मेंबर बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब बिल फॉर अमेंडिंग द जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, इसको भी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट पास हो ना हो अलग बात है, मेजोरिटी होगी तभी पास होगा, दम होगा तभी पास होगा, वरना दिक्कत है, ठीक है। सो हमारे पास प्राइवेट मेंबर बिल के फॉर्म में हम तीनों बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट दी बिल इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन ऑनलाइन गेमिंग, बिकॉज वो एक तरह से मनी बिल है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेफरेंस टू नारी अदालत, हमको बात किसकी करनी है भाई, नारी अदालत, जो कि देखो कि जुडिशरी यहाँ पे कवर हुआ, इसीलिए यहाँ पे हमसे न्यूज़ में भी था और इसीलिए हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो नारी अदालत के बारे में बताना है। इन द न्यूज़ इट इज इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ वुमेन ओनली कोर्ट एट द अर्बन लेवल, नो, नारी अदालत जो है वो रूरल लेवल पे होता है भाई, नॉट इन अर्बन लेवल, सो दिस इज इनकरेक्ट। It is an alternate dispute resolution mechanism forum for issue like domestic violence and property rights, बिल्कुल सही बात है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अगर, है ना, प्रताड़ित कर रहा है किसी भी पत्नी को, पति या फिर हो रहा है घर के अंदर, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस को सॉल्व करने के लिए नारी अदालत बनाए गए हैं, है ना। इट मेंबर्स शुड बी क्वालिफाइड टू बी जज दी हाई कोर्ट, नहीं भाई, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं भाई, देखो आधे मेंबर्स तो क्या होते हैं भाई, पंचायत के अंदर से इलेक्टेड होते हैं, पंचायत से ले जाते हैं, और आधे मेंबर में हमारे पास सोशल, जिनके पास सोशल एक रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे कि टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गए एंड सोशल वर्कर्स हो गए, ये होते हैं, ठीक है। एंड तो ऐसा नहीं कि ये क्वालिफाइड होना चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, हमको बात किसी करनी है, EFFV की बात करनी है, इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल की बात करनी है, जो कि न्यूज़ में था भाई। EFFV एक्सक्लूसिवली रन ऑन प्योर पेट्रोल विदाउट एनी गैसोलीन ब्लेंड, नहीं भाई, ऐसा नहीं कि प्योर इथेनॉल में काम करता है, ये इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन में भी काम करता है, ठीक है ना, इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन में भी काम कर सकता है, मतलब गैसोलीन मतलब पेट्रोल। देयर इलेक्ट्रिक मोटर सिग्निफिकेंटली बूस्ट फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल गैसोलीन व्हीकल, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, एंड दे फेस लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हिंडरिंग दी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, ये भी सही बात है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं जिससे इनको बना पाए, तो हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा ओनली टू, आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन 21 क्या है, विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हमको बात किसी करनी है भाई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करनी है ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंदर बना गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक्ट ऑफ 1993, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट ऑफ 1993 के अंदर बना ये। इट गिव्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, बताता है गवर्नमेंट को आप ऐसा करो यार, ऐसा करो, ऐसा करो, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज चल रही है उसके ऊपर। द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ कमीशन, नो, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं है, जो फॉर्मर, जो रिटायर्ड हो गए, मतलब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन एंड नॉट द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट इज in conformation or it is in conformity with the Paris principles that was adopted at the first international workshop on national institution for the promotion and protection of human rights, बिल्कुल सही बात है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना भाई, है ना, वो पेरिस प्रिंसिपल्स पे के ऊपर लिए गए हैं, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 स्टेटमेंट्स आ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एन एरिया इन शेड्यूल्ड एरिया इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है यार। सेकेंड क्या है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अंडर हिज और हर डिस्क्रिशन कैन repeal or amend any act of the parliament or the state legislature to regulate the peace and good governance of the scheduled area in the state। देखो भाई,
गवर्नर अल्टर कर सकता है बट उसकी डिस्क्रिशन नहीं है ना। इसको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम हुम, फ्रॉम द प्रेसिडेंट, और प्रायर कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। सो अपने ऊपर कुछ नहीं कर सकता ये। सो इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 23 है, विद रेफरेंस टू द सेलेक्ट कमिटी ऑफ राज्यसभा, हमको बात किसी करनी है, सेलेक्ट कमिटी ऑफ राज्यसभा की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेलेक्ट कमिटी इज एन एडहॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एस्टेब्लिश्ड टू एग्जामिन अ स्पेसिफिक बिल। एडहॉक मतलब नॉट परमानेंट, ठीक है ना, इट इज नॉट अ परमानेंट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी बिल्कुल सही बात है। ओनली द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ बिल कैन प्रपोज अ स्पेसिफिक मोशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेलेक्ट कमिटी। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी मेंबर जो है वो बोल सकता है कि सेलेक्ट कमेटी जो कि अमेंडमेंट चाह रहा है वो। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल विल सर्व एज अ चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द कमिटी। नो, जो चेयरमैन है ना भाई उसको कौन चूज करता है? चेयरमैन को चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा चूज करता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, मेंबर द सेलेक्ट कमेटी आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नो भाई, इनको जो अपने पास है चेयरपर्सन वो क्या करता है? नॉमिनेट करता है कि कौन कौन रहेंगे। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली वन। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा ओनली वन ए। 24 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। NCSC की बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हमने ऊपर में देखा था एक ठो, है ना, सो नहीं देखा था, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स था ये। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो हमारे पास आर्टिकल नंबर 338 के अंदर आता है, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज एन सेपरेट बॉडी पोस्ट इंडिपेंडेंस एज प्रोवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं था, है ना। हमने क्या किया? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया उस 2003 के अंदर, उसके थ्रू हमने क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लाया, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 338A है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारे पास 338A एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B। The tenure of office of chairperson and other members are not determined by the executive to ensure their independence. No भाई, इसको executive डिटरमाइन करता है और executive में भी president बताता है कि क्या होगा तुम्हारा ऑफिस का tenure. The commission present its annual report directly to the parliament. No, it present directly to the president. ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो कि गलत होती हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन बना रहे हैं, वरना थ्योरी में तो सब उड़ जाता है हवा से। ऑन पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग द शेड्यूल कास्ट द सेंटर इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सोलर एक्स स्टार्टअप। सोलर एक्स स्टार्टअप अरेंज किसने लॉन्च किया था? ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना भाई, उसने लॉन्च किया था हमारे पास, जिससे वो क्या करता है? अफ्रीकन कंट्रीज में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने की बात करता है। सोलर एक्स स्टार्टअप लॉन्च बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्वेश्चन 26 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हमको बात किसी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करनी है। इट इज़ अ बेंच हैविंग अ मिनिमम ऑफ 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो, मिनिमम ऑफ 4 जज 5 जज, नॉट 3। इट इज़ अ टेम्पररी एंड गेट डिजॉल्व वंस इट्स पर्पस इज सर्व। बिल्कुल सही बात है, जब तक पर्पस रहेगा तब तक ये बैठेगा बनना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इट इज सेटअप बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर मैटर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नो, नॉट द प्रेसिडेंट, जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिफर करेगा अ मैटर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, नॉट द प्रेसिडेंट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। हमको बात करें डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज इनकरेक्ट। अ बिल इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा विल लैप्स। बिल्कुल सही बात है। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा विल नॉट लैप्स। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट सिटिंग अगर दोनों की लोकसभा डिसॉल्व करने से पहले बनाया तो वो भी लैप्स नहीं होगा। अ बिल इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन द राज्यसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द लोकसभा विल नॉट लैप्स,
है ना, बिल जो कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, पास किया गया था राज्यसभा में, तो वो लैप्स क्यों होगा, बिकॉज राज्यसभा का लेना नहीं है कोई भी लोकसभा से। अभी तो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया होता और राज्यसभा में गया होता ना, तो वो लैप्स कर जाता। अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन विल लैप्स, नो इट विल नॉट लैप्स। जो प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है वो लैप्स नहीं होगा। सो इट इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है विथ रेफरेंस टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी की बात करनी है, जो कि न्यूज़ में था भाई सितंबर 2023 में, वहाँ के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हम, उसके बारे में बताना है। इट इज़ मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ, बिल्कुल सही बात है। जो ईडी है वो क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज को देखता है। एंड इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It is mandated to attach the properties of the fugitive economic offenders and provide for the confiscation of their properties to the central government, बिल्कुल सही बात। सपोज करो कोई नीरव मोदी यहाँ से भाग गया, तो यहाँ पे उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसको क्या ले लेगा, कौन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। हमसे इनकट पूछा, इनकट हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 29 है इन द कॉन्टेक्स्ट, विजय माल्या का भी सारे प्रॉपर्टीज ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। In the context of Indian polity, how many of the following statement with reference to National Commission for Backward Classes, हमने देखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देख लिया था, जो कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, आर्टिकल 338 के अंदर है। अब हमको बात करनी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं यार, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये। इनकट हमसे पूछा गया है, इट हैज़ बीन सेटअप फॉर स्पेशली द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थ्रू एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 के अंदर, सॉरी 2018 में हुआ था यार ये, ओके। इट रिकमेंडेड और इट्स रिकमेंडेशन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी कास्ट इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द ओबीसी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सेंट्रल लिस्ट में डालना है ओबीसी के किसी भी कास्ट को, तो इसका रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। द कमीशन डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन इंडिया, नो, जो क्रीमी लेयर का ओबीसी रिजर्वेशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है भाई, गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, नॉट दी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। क्रीमी लेयर कितना को बोलेंगे, है ना, जैसे हमारे पास अभी 8 लाख है, तो ये 8 लाख को डिसाइड किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया, ठीक है। हमसे इनकट पूछा यार, इनकट हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 30 है पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम analyze individual learning style and adjust educational content accordingly, which of the following are likely the application of PAL। PAL मतलब क्या है भाई, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग है, ठीक है। टेलरिंग करिकुलम पेस एंड डिफिकल्टी फॉर स्टूडेंट इन एन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात है, उसके हिसाब से उसको अडोप्ट करता है। प्रोवाइडिंग टारगेटेड फीडबैक एंड हिंट टू ओवरकम स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंजेस, ये भी सही है। Generating dynamic quizzes that adapt to students mastery level in real time, ये भी सही है। Automatically selecting educational games and simulations based on the student preferred learning method, ये भी सही है। Creating a competitive environment, no, ये कौन सा environment बनाता है भाई, ये supportive environment बनाता है, supportive environment बनाता है, not the competitive environment। So ये फोर्थ वाला लास्ट वाला इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा C 1 2 3 4 ओनली। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस जुडिशियल रिव्यू, हमसे क्या पूछा गया है भाई, जुडिशियल रिव्यू पूछा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है, और दो तरह के तो क्वेश्चन बनते हैं जुडिशियल रिव्यू से। एक तो जुडिशियल रिव्यू जो इंडिया के अंदर जो प्रोविजन है, जो यूएसए के अंदर जो प्रोविजन है, दोनों को कंपेयर करो, और एक जुडिशियल रिव्यू जो कि इंडिया के अंदर है, उसके प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जुडिशियल रिव्यू हमारे पास कहाँ से लिया जाता है, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल नहीं है भाई, एक पर फंडामेंटल राइट से ये लिया जाता है। बट देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ओनली, बिल्कुल सही बात है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, है ना, अपने ही नियम को, या फिर किसी भी लेजिस्लेचर को बोले कि भाई देखो ये आपका नियम सही नहीं बनाया आपने, ठीक है। सो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही बात है। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है
वो कहाँ पे बताया गया है हमारे पास, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे बताया गया है। सो ये भी सही है भाई। द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, बट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का जो टर्म है वो मेंशन्ड है, ठीक है। और यूएसए के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसी भी लेजिस्लेटिव मैटर के लिए आप कर सकते हो, बट इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए ही किया जा सकता है। तो दोनों कंपेरिजन भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 4, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है विद रेफरेंस टू द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमसे क्यों पूछा गया है आप समझो बरा, बिकॉज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सितंबर 2023 में न्यूज़ में था, जो चीज़ न्यूज़ में रहती है उसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी है। सो इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी विच हैज़ बीन रीएस्टेब्लाइज्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बनाया गया था इसको, है ना। एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस अथॉरिटी है, किसी के अंदर काम नहीं करता ये। इट हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिल्कुल सही बात है यार, फ्रीडम ऑफ प्रेस के देखते हुए इसको बनाया गया था। एंड इट कैन नॉट सो मोटो टेक अप स्टडी ऑफ बिल कंसर्निंग द प्रेस एंड प्रोवाइड इट्स ओपिनियन टू द गवर्नमेंट और पर्सन कंसर्न, गलत बात है भाई। वो सो मोटो मतलब खुद से वो क्या कर सकता है, कोई भी बिल का है ना ले सकता है कि आपने जो गवर्नमेंट ने बनाया है बिल क्या है हमारे इंडिपेंडेंस को एक तरह से वायलेट कर रहा है, तो वो सो मोटो ले सकता है, ठीक है ना। सो ये नहीं ले सकता बोल रहे, तो गलत बोल रहा है भाई। इट ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया, नो, इट ऑल्सो ओनली कंसिडर्ड विथ प्रिंट मीडिया, ठीक है से भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया को ही देख सकता है ये। अभी तक कोई भी नियम नहीं आया कि ये टेलीविज़न को कंट्रोल कर सके, है ना, रेडियो कंट्रोल कर सके या फिर सोशल मीडिया को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लोकपाल। भाई लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में बताना है। इट इंक्वायर्स एंड इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उससे यहाँ पे आया था 2013 के अंदर। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द लोकपाल आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल इंक्लूड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इन बोथ सेंटर एंड द स्टेट, नो, यहाँ पे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ओनली इन सेंटर, नॉट इन द स्टेट, बिकॉज स्टेट के लिए हमारे पास लोकायुक्त है ना, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस हैं। यहाँ पे केरला में तो बहुत पहले से प्रोविजन है, 1950 से वहाँ प्रोविजन है, बट हमारे देश में सेंट्रल लेवल बनने के लिए 2013 लग गया। इट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन केस रिफर टू दैम बाय द लोकपाल, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, कुछ कमिटीज़ की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार कमेटी वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कमेटी वाला क्वेश्चन जब से 2013 से अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल एक क्वेश्चन कमेटी से आ रहा है। एस्टीमेट कमेटी से तो 2-3 क्वेश्चन आ गए, पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी क्वेश्चन आ गए, तो कमेटी से आया मतलब ऐसा नहीं कि आपको एस्टीमेट कमेटी से आया तो एस्टीमेट कमेटी से आएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि हाँ जितनी भी कमेटीज़ हैं, है ना, उसको हमारे पास दिमाग में रखना है, उसकी चीज़ें, उसके प्रोविजंस, उसमें मेंबर्स कितने हैं और मेंबर्स कहाँ से ले आते हैं, ये सब, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, पहला है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, हाउ मेनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी गिवन अबव इंक्लूड मेंबर फ्रॉम बोथ, ओके, इंक्लूड मेंबर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा से किसमें मेंबर्स होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं भाई, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा। कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं 30 मेंबर होते हैं इसमें, एंड ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, 20 लोकसभा से एंड 10 राज्यसभा से, ठीक है। एंड कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, ये जो कमिटी है भाई, इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, इस कमेटी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, सॉरी क्या पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी गिवन अब इंक्लूड मेंबर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा से मेंबर कहाँ कहाँ पे हैं। फर्स्ट में है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर है, एस्टीमेट कमेटी में नहीं है, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में है, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन इसमें नहीं है। सो ओनली 2, आंसर हो जाएगा 34 का बी।
35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेम सेल थेरेपी। हमारे पास सितंबर 2023 में स्टेम सेल थेरेपी न्यूज़ में था। एंड साइंस टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का वेटेज तो इतना है कि हाँ भाई आराम से अगर हर क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का कवर होता है तो 50 से ज़्यादा नंबर ऐसे ही आते हैं, बिकॉज 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स, 25 नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन दोनों को मिला के आते हैं भाई, है ना। जितना पॉलिटी और हिस्ट्री को मिला के जितना वेटेज नहीं है उतना इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का अकेला वेटेज है। तो हमको ये समझना है कि उसको जो क्वेश्चन है वो आसान आते हैं। आसान इसलिए बिकॉज आप एक बार अगर करंट अफेयर से ओवर गो थ्रू करोगे तो चीज़ें दिमाग में आ जाती है, बट टेक्निकल नहीं होते। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, उस प्रकार से उतने टेक्निकल नहीं होते वहाँ पे। Consider the following statement about stem cell therapy recently seen in the news. It involved introducing stem cells into the body to repair damaged tissue or treat disease. बिल्कुल सही बात है। स्टेम सेल से आप क्या कर रहे हो, जो बीमारी है उसको ट्रीट कर रहे हो। Only embryonic stem cell derived from early stage embryos are used in the stem cell therapy। देखो स्टेम सेल थेरेपी में हाँ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस्तेमाल ज़्यादा किसका किया जाता है भाई, हमारे पास इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एडल्ट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एडल्ट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और आज के ज़माने में ना इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी है, इट इज एस्टेब्लाइज्ड बाय अ लॉ। बट क्योंकि हम यहाँ पे कवर क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 चीज़ें कवर करें। पहले तो लोकल स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कवर हो रहा है भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और लो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और सितंबर 2023 करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोले बिकॉज ये एक लॉ से बना है तो उसके बारे में हमको बताना है। फाइनेंस कमीशन हमेशा न्यूज़ में रहता है भाई। देखो 15th फाइनेंस कमीशन कब बना था, 2021-20 में बना था, है ना। तो उसके बाद हमारे पास आने वाला है फाइनेंस कमीशन, तो उसके लिए यहाँ पे न्यूज़ में है, आ सकता है क्वेश्चन। इट इज़ अ परमानेंट क्वासी जुडिशियल बॉडी। ना भाई परमानेंट नहीं, हर 5 साल में बनता है यार ये। सो ये परमानेंट तो नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द रिकमेंडेशन इशूड बाय द कमीशन इन मैटर ऑफ ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। नो, इट इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है ना यार, उसकी मर्जी भाई, माने या ना माने, तुम तो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी हो। इट रिकमेंड मेजर कीपिंग ऑगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट इन माइंड। बिल्कुल सही बात है। वो ये क्या करता है, ये फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन करता है ना। जो पैसा है सेंटर के पास आ रहा है उसको स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये किस स्टेट को ज़्यादा पैसा देगा, किस स्टेट को कम पैसा देगा, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को स्टेट नियम बना के ठीक से पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर वहाँ पे स्टेट पंचायत जो है वो ठीक से पैसा नहीं दे रही है, स्टेट जो है पंचायत तो ठीक से पैसा नहीं दे रही है, तो जो फिस्कल जो फाइनेंस कमीशन है वो ध्यान में रखता है कि यार इनको पैसा देने की जरूरत है, सो वो उससे अगमेंट करता है। सो ये भी सही है यार। As per Article 280 of the Constitution, 280 Clause 1 of the Indian Constitution, all finance commission till now has been constituted before the 5th year or earlier than the proceeding। गलत बात है, बिकॉज अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 11th फाइनेंस कमीशन हो गया, 13th फाइनेंस कमीशन हो गया, ये 5 साल के थोड़ी से, 11th फाइनेंस कमीशन तो 6 साल में बना है, और 13th फाइनेंस कमीशन तो यहाँ पे 5 साल 2-3 महीने के बाद बना है। तो ऐसा नहीं है किसी पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल के अंदर बन गए हैं हर कमिटीज़। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट क्या है हमारे पास, ओनली 1। अब देखो भाई एक चीज़ को समझना, ये जो ट्रेंड बदला यूपीएससी का है ना, उसमें पेपर बहुत लेंदी हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो लेंदी टॉपिक्स, जैसे कि हमारे पास पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, सपोज करो लेंदी आएंगे, और आएंगे पक्का आएंगे, बिकॉज इसमें आसान क्वेश्चन का स्कोप ही नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। तो जब लेंदी क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको जल्दी आखिरी में बनाओ, या फिर जब आपके जो इंपॉर्टेंट जो आसान टॉपिक जैसे कि इन्फॉर्मेटिव इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इकोनॉमी और पॉलिटी करना, बिकॉज इकोनॉमी और पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी होते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, एंड कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे होंगे जो कि आपने सुने भी होंगे, बिकॉज बुक से स्टेटमेंट नहीं उठाती यूपीएससी, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, ओनली 1 इज करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है यार। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। किसी 2 स्टेट में लड़ाई हो गया, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो गया, तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सपोज करो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में लड़ाई हो गया तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट देख रहा है, तो वो बायस्ड डिसीजन देगा ना।
सो इसीलिए हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स है ना, सेंट्रल स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को देखता है, एक्सक्लूसिव पावर है, कहीं और नहीं जा सकते आप। सो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड है इशूइंग रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीड पर्सन, बिल्कुल सही बात है ना। अंडर आर्टिकल 32 जहाँ पे हमारे पास रिट्स की बात की जाती है, मैंडेमस और शोरियो को वारंटो है ना, ये सब जो रिट्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे इशू किए जाते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर है ना। सो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, तो ये एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं है भाई सुप्रीम कोर्ट का। सो दिस इज इनकरेक्ट। स्पेशल लीव पिटिशन अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ द मिलिट्री ट्रिब्यूनल, देखो भाई मिलिट्री वाली चीज़ों पे ना, याद रखना मिलिट्री वाली चीज़ों पे ना सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकता, ना ही जो लोकपाल है जो कि प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेट कर सकता है करप्शन के चार्जेस पे, बट मिलिट्री पे नहीं घुस सकता, क्योंकि मिलिट्री देश की बात है, यहाँ पे कोई भ्रष्ट आदमी घुस गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहा है वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। मान लो स्टेट लेजिस्लेचर में किसी चीज़ का चुनाव हो रहा है तो उसको कौन देखेगा भाई, स्टेट हाई कोर्ट, ऐसा नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट है ट्रांसफर अ केस पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर, बिल्कुल सही बात है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। और क्या हाई कोर्ट कर सकता है, खुद में नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड तो इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट जज। दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है भाई, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। ठीक है, तो जो सेशन जज होता है ना, वो सेशन जज जो होता है ना वो क्रिमिनल मैटर को देखता है, सेशन जज जो है वो क्रिमिनल मैटर को देखता है, एंड सिविल मैटर को देखने वाले को कुछ स्पेशल नाम नहीं दिए हैं, उसको सिविल जज, सिविल मैटर को देखने वाले को डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, सो ये बेसिक चीज़ है, बट आगे बढ़ते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। नो, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ हुम, विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, सो ये गलत है भाई। A district judge dealing with civil matter is known as session judge. No, a district judge dealing with the criminal matter is known as session judge. तो यहाँ पे या फिर इसको सिविल को काट के क्रिमिनल कर दो, या फिर सेशन जज को काट के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कर दो। अ डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रिक्ट जज कौन सा जज है बे, डिस्ट्रिक्ट जज वो जज है जो कि क्या करता है, सिविल मैटर को देखता है। सिविल मैटर को देखने में यहाँ पे जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों होते हैं। एंड देयर कैन बी नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज ना, सिंपल सी बात है भाई, आप कोई भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर की आप हायर कोर्ट जा सकते हो यार, हमारा फंडामेंटल राइट है यार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। सो ये हमारे पास गलत बोल रहा है, बिकॉज आप डिस्ट्रिक्ट जज के केस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, करेक्ट हमसे। और डायरेक्ट ठीक है, तो मैटर ऐसा भी है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई छोटी सी मैटर को लेके, आपको जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया उसको लेके वापस हाई कोर्ट में जा सकते हो। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया, सॉरी गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, protecting the rights of the state, making the law process simpler and more efficient, ensuring continuity in the parliamentary democracy. How many of the benefits given above are associated with bicameral legislature? हमको बात करनी है bicameral. Bi means two, cameral means chamber. दो चेंबर जहाँ पे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर हमारे पास की जा रही है, बाई मीन्स टू, कैमरल मीन्स चेंबर। दो चेंबर कहाँ पे हैं भाई, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर जो चेंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो दो चेंबर्स होते हैं उससे क्या क्या फायदे होते हैं, पहला क्या है, गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लोकसभा से तो आप डायरेक्टली इलेक्ट कर ली चीज़ों को, बट राज्यसभा से आप क्या कर सकते हो, जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन करता है भाई राज्यसभा। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है ना, वो रिप्रेजेंटेशन देता है फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सही है भाई। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा के होने से हमारे पास क्या हो रहा है, जो राइट्स हैं स्टेट के वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, वरना किसी छोटे से स्टेट को ध्यान नहीं दिया जाएगा और यूपी की ही बात सुनी जाएगी। मेकिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट, याद रखना भाई, एक अगर एक चेंबर होता तो सिंपल होता, अगर दो चेंबर है तो कॉम्प्लिकेट होगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारे डेडलॉक के केसेस आ सकते हैं। सो सिंपल तो नहीं होगा यार, जब दो चेंबर्स हैं, एक चेंबर होता तो सिंपल होता। सो दिस इज इनकरेक्ट।
एंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक तरह से कंटिन्यूटी ला रहा है, बिकॉज आप एक जगह से आप सारे लोगों को क्या कर रहे हो, व्यूज यहाँ पे ले रहे हो ना, ठीक है। सो 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स हैं ना यार, यहाँ पे 3 बेनिफिट्स हैं जो कि 1 2 एंड 4 है। क्वेश्चन नंबर 40 है विथ रेफरेंस टू दी लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया, लॉजिस्टिक मतलब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक प्रकार से बात करनी है ना, लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया सीन रिसेंटली इन द न्यूज़, कौन से न्यूज़ में रिसेंटली था भाई, ये सितंबर 2023 में न्यूज़ में था, है ना। तो यहाँ पे तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक सेक्टर, क्योंकि उस समय रिपोर्ट आया था कि भाई देखो जो लॉजिस्टिक सेक्टर का जो कॉस्ट है इंडिया के अंदर वो रिड्यूस हो गया 2021 में 22 में एज कम्पेयर टू 2013-14 जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट था यार, तो ये सही है। द इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 2 करोड़ पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए एक वाइटल इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिस्टिक सेक्टर के इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, बिकॉज 2 करोड़ लोग एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर है इसके ऊपर, तो अगर हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों का ध्यान देते हैं तो उनका ही जिंदगी अच्छा होगा, है ना। सो ये सही है। थर्ड है इंडियाज रैंक हैज इम्प्रूव इन द 7th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एडिशन, बिल्कुल सही बात है ना। जो प्रीवियस एडिशन था उसमें हमारा रैंक 44 था, अभी हमारे पास रैंक 38 है, तो हमारा लॉजिस्टिक रैंक बढ़ा है भाई, लॉजिस्टिक सेक्टर में इंडिया का रैंक। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है विथ रेफरेंस टू द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमेशा ऐसा रहता है कि जो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज आसान क्वेश्चन सब बनाएंगे बट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज किसके बीच होंगे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बीच में। तो जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो 5th शेड्यूल के अंदर होता है ना, और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं जो कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय के लिए है वो 6th शेड्यूल के अंदर होता है। और देखो लद्दाख वाला केस भी न्यूज़ में चल रहा है, लद्दाख चाह रहा है कि मेरे को 6th शेड्यूल के अंदर डालो, तो आ सकता है भाई क्वेश्चन। इट कैन बी एस्टेब्लाइज्ड ओनली इन स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज, गलत बात है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो प्रेसिडेंट जो है किसी भी एरिया में कर सकता है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे शेड्यूल एरियाज हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो उत्तराखंड है वहाँ पे हमारे पास शेड्यूल एरियाज नहीं है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु वहाँ पे हमारे पास शेड्यूल एरियाज नहीं है, फिर भी वहाँ पे हमारे पास क्या बनाए गए हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाए गए हैं। सो ये इनकरेक्ट है यार। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ विच 3/4 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो भाई प्रीवियसली यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको इग्नोर नहीं मार सकते, ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि 20 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर जो होने चाहिए वो कहाँ से होने चाहिए भाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होने चाहिए, ठीक। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज The chief minister of a state is the ex officio chairman of the council as per the constitution। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसका चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है ना, इसका जो चेयरमैन होता है ना भाई, इसका जो चेयरमैन होता है उसको चूज किया जाता है, कौन चूज करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। सो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली, सॉरी यहाँ पे ओनली नहीं है, 2 ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। हमको बात किसकी करनी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात करनी है। हमसे पूछा क्या गया है भाई, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दिस मेंबर्स ओके हाउ मेनी ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ओके क्या पूछा गया है हमसे, हाउ मेनी ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड एंटी डिफेक्शन जो लॉ है दैट इज 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दल बदल कानून है उसके अंदर किसको किसको छूट दी गई है भाई, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा है उसको कोई छूट मिला है क्या, उसको एग्जाम्पशन मिला है क्या, नहीं मिला है भाई, बिकॉज इसके अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा है अगर वो 6 महीने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रही है तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है यार, ठीक है। सेकेंड है डेप्यूटी चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये एग्जेम्प्टेड है ना। जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो एग्जेम्प्टेड है। जो स्पीकर हो गया, जो डेप्यूटी स्पीकर हो गया, बोथ ऑफ दिस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज दी लोकसभा और दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधान परिषद है, उसमें दोनों में जो डेप्यूटी स्पीकर और जो स्पीकर हैं दोनों एग्जेम्प्टेड हैं, याद रखना। यहाँ पे वो नहीं दिया है बट हमको याद होना चाहिए दोनों होते हैं, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, एक छोटा सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, छोटा सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 4 लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट हो गया। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ना,
ये एग्जेम्प्टेड नहीं होते भाई। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, मतलब करेक्ट नहीं पूछा गया कि कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, दैट इज डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर भी एग्जेम्प्टेड होता है, बोथ इन दी सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी, तो दो हो गए। और जो राज्यसभा का चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव मेंशन कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी। क्या क्या मेन रोल है भाई, हमको बात करनी है जुडिशरी का प्रिंसिपल रोल क्या क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। एंश्योरिंग सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ये भी सही बात है यार। सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी सही बात है। एंश्योरिंग इंडिविजुअल लीडरशिप डज नॉट रिप्लेस डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, तानाशाही नहीं चलेगी, है ना। सेटलिंग डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, अपने हिसाब से नहीं करना है, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के हिसाब से करना है। सो सेटलिंग डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द लॉ, यही प्रिंसिपल रोल है जुडिशरी का। हमसे करेक्ट पूछा गया। देखो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई जेडीए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला है, इसीलिए हमारे पास जुडिशरी का जो रोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला भी था कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, तो 3 नहीं चाहिए भाई, 5 चाहिए। तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी, इसीलिए हमारे पास जो चीज़ें न्यूज़ में तो उसको रिलेट करना है, बिकॉज जुडिशरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुडिशरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, जो चीजें न्यूज में चल रही वहीं से क्वेश्चन जुडिशरी उठा के पूछ देगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला पूछ देगा, और यहाँ पे भी पूछ सकता है। देखो रोल ऑफ जुडिशरी पूछ दिया, है ना, बिकॉज हमारे पास जो तानाशाही चल रही थी, तानाशाही तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ आप एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब क्या कर रहे हो, आप जनता से घूस ले रहे हो। सो वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप इसको देखो भाई, ये आप गलत कर रहे हो बोल के। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर करेंगे हम कोई टेस्ट सीरीज में, तो आगे पक्का आएगा। विद रेफरेंस टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया, जो कि आया था, देखो सितंबर के अंदर हम बना रहे हैं, सितंबर के अंदर उसका उद्घाटन हुआ था, इसीलिए हमसे पूछा गया है ना। विद रेफरेंस टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटीरियर ऑफ द लोकसभा, है ना, कौन बनाया था ये भी तो इंपॉर्टेंट है, और किसके ऊपर बेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें, बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें पूछी जा रही है जो कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। द इंटीरियर ऑफ द लोकसभा इज थीम बेस्ड ऑन द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। देखो लोग गलत कंफ्यूज जाएंगे, जो इंटीरियर है लोकसभा का वो बेस्ड है किसके ऊपर, नेशनल बर्ड के ऊपर, ठीक है, नेशनल बर्ड के ऊपर। नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक। लेकिन जो हमारे पास राज्यसभा का जो इंटीरियर है, जो राज्यसभा का जो इंटीरियर है यहाँ पे, ठीक है, राज्यसभा का जो इंटीरियर है वो हमारे पास बेस्ड है नेशनल फ्लावर के ऊपर, जो कि हमारे पास लोटस है, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या है, सेपरेट सेंट्रल हॉल इज देयर फॉर कंडक्टिंग अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ना भाई, जो पिछला पार्लियामेंट था वहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल हॉल था डिफरेंट, जिसमें हमारे पास जॉइंट सिटिंग होती थी, रोज राज्यसभा के लोग भी लोकसभा के लोग दोनों बैठते थे। बट जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो बहुत बड़ा है भाई, वहाँ पे लोकसभा इतना बड़ा है कि सेंट्रल उसके अंदर राज्यसभा के लोग आके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कोई सेपरेट सेंट्रल हॉल नहीं है नया बिल्डिंग के अंदर, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। इट इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया टू गेट अ प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग स्टेटस। ना भाई, कोई पहला बिल्डिंग नहीं है, इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग बनाए गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है यार। तो देखो यार जल्दी जल्दी में ना यही होता है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो क्वेश्चन सही बनाओ, और साथ में जितना क्वेश्चन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट उतना सही टिक करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो इनकरेक्ट वाला है हमेशा क्वेश्चन में यूपीएससी ऐसी जगह में इनकरेक्ट लिखती है जहाँ पे दिखे ना आपको, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद रेफरेंस टू अडॉप्ट हेरिटेज 2.2 स्कीम। ये भी न्यूज़ में था सितंबर 2023 में, है ना। तो आप ऐसा कवर करना बहुत जरूरी होता है भाई। अभी सितंबर 2023 का 140 क्वेश्चन आप एक बार बनाओगे 1 घंटे के अंदर, तो पूरा महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, सपोज करो हेरिटेज 2.2 हो गया, कोई लूना मिशन था, जो रशिया का जो मिशन था, है ना, लूना 25, वो भी कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कवर करना है भाई, बिकॉज पेज पलटाने से यहाँ पे चीज़ें तो भूल जाएंगे, बिकॉज अडॉप्ट हेरिटेज 2.2 पढ़ ली, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मिस हो जाएगी, है ना। अंडर द स्कीम ओनली मॉन्यूमेंट लिस्टेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 आर एलिजिबल फॉर अडॉप्शन। बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान में नहीं आएगा कब जानते हो, जब आप क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो गलत बोल रहा है, ओनली देख के काट कर देंगे लोग, लेकिन ये गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। अंडर द स्कीम ओनली मॉन्यूमेंट्स लिस्टेड एज दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर जो मेंशन है उसी के लिए हमारे पास अडॉप्ट हेरिटेज 2.2 स्कीम है भाई।
It focuses on enhancing amenities and visitor experience at selected ASI protected monuments and other important tourist sites. बिल्कुल सही बात, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 46 है भाई रिगार्डिंग क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। तो मैं थोड़ा बता दूं, सपोज करो 11 बजे हमारे पास पार्लियामेंट का सेशन चालू होता है, ठीक है, 11 बजे हमेशा चालू होता है, ठीक है, ये 12 बज गया, ये 1 बज गया, 1 बजे से 2 बजे तक हमारे पास क्या होते हैं, लंच होते हैं, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक मीटिंग चलती है। तो 1 बजे से जो 11 बजे से 12 बजे तक इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। यहाँ पे जो पहले से क्वेश्चन जो बताया रहता है स्पीकर कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो पूछा जाता है। उसके बाद होता है जीरो आवर। जीरो आवर में हमारे पास क्या होता है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है बिना पहले बताए, मतलब पहले मतलब 10 दिन से पहले नोटिस देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको उसी दिन 10 बजे से पहले आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं जीरो आवर में ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। 10 दिन पहले बताना पड़ता है, मैं पूछूं। क्वेश्चन नंबर 46 है रिगार्डिंग क्वेश्चन आवर अ जीरो आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ड्यूरिंग जीरो आवर एनी मैटर कैन बी रेज्ड बाय द मेंबर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। देखो भाई ये बोल रहा है जीरो आवर में कोई सा ही मैटर आप रेज कर सकते हो विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है। आप नोटिस ज़्यादा समय तक मत दो, लेकिन प्रायर नोटिस तो देना पड़ेगा, ये 10 बजे से पहले देना पड़ेगा उसी दिन, ठीक है। सो ये गलत हो गया भाई। A matter under adjudication before court can be discussed in the parliament only during the question hour। हैं, कोई भी मैटर एजुडिकेशन है भाई, आप समझो एक बात को, जो कोर्ट के अंदर जो मैटर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है उसको आप पहले डिस्कस कैसे कर सकते हो? आप उसको चाहे क्वेश्चन आवर में भी डिस्कस नहीं कर सकते, उसको आप जीरो आवर में भी डिस्कस नहीं कर सकते। अनलाइक जीरो आवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन नॉट सस्पेंड द कंडक्ट ऑफ जीरो आवर क्वेश्चन आवर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। भाई गलत बात है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास बहुत सारी पावर होती है यार, ठीक है, तो वो दोनों को सस्पेंड कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, नन। क्वेश्चन नंबर 47 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमको बात किसकी करनी है भाई? PIL की बात करनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। स्टेटमेंट 1 क्या है? एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट interest can approach the court for enforcing rights of other person and readdressal of the common grievance in PIL। बहुत सही बात है यार। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई कैदी है, जेल में पड़ा है, छोटा सा जुर्म किया है भाई, एक चोरी किया है, चोरी की सजा सपोज 2 साल है, लेकिन उस आदमी की सुनवाई ही नहीं हो रही, वो 10 साल से पड़ा है जेल के अंदर। तो कोई आदमी जाके बोल सकता है कि यार देखो इस आदमी के अंदर हमारे पास जितना सजा था उससे ज़्यादा सजा काट चुका है, क्या इसको छूट दो। ये तो क्या है? PIL है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था। जस्टिस भगवती जो थे, वो PN भगवती जो थे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भाई PIL के इंट्रोडक्शन के लिए इंडिया में, है ना। सो ये हमसे पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 है द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन इंडिया वॉज फैसिलिटेटेड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। बिल्कुल सही बात है। लोकस स्टैंडाई मतलब क्या होता है? लोकस स्टैंडाई मतलब जो आदमी जिसको अफेक्टेड है वही जाके अपना दर्द भरी कहानी सुनाएगा, ऐसा होता है लोकस स्टैंडाई में। बट PIL के अंदर जो अफेक्टेड है वो तो नहीं बोल रहा, कोई और उसके रेफरेंस में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। तो जो PIL है ना, जो लोकस स्टैंडाई का जो ट्रेडिशनल रूल था, जो अफेक्टेड है, वैसा होता है कि भाई तेरी गलती, तेरी दिक्कत है, तू अपना बात बोल, कोई और नहीं बोलेगा। तो वो लोकस स्टैंडाई जो था वो इसको क्या कर रहा है? रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है PIL। दोनों सही है भाई। और स्टेटमेंट 2 जो है ना, स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 48 है विद रेफरेंस टू एडवाइजरी जुरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो जुडिशरी इंपॉर्टेंट है तो है, लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है तो है, क्योंकि क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, वो भी 1-2 नहीं आ रहे हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं जुडिशरी से, है ना, तो इंपॉर्टेंट तो है। सो एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो कि आर्टिकल 143 में, नाम से समझ आ रहा है यार, नाम से इसका काम समझ आ रहा है। 143 के अंदर बताया गया एडवाइजरी जुडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ में कोई आदमी से पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछ रहा है भाई मेरे को तो ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, तू मेरे को इसके बारे में बता, तो एडवाइस जब मांगेगा तो एडवाइस देना जरूरी है क्या सुप्रीम कोर्ट को? बिल्कुल जरूरी है, संविधान में लिखा हुआ है। It is not mandatory for the Supreme Court to tender its view on any dispute arising out of any pre-constitution treaty on which the President has sought its opinion। ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है प्रेसिडेंट को, तो क्या वो एडवाइस जब पूछेगा सुप्रीम कोर्ट से तो वो मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल मैंडेटरी है भाई। सो ये नॉट मैंडेटरी बोल रहा है, गलत बोल रहा है। While it is binding on the lower court to comply with the opinion tendered by the Supreme Court, it is not binding upon the president। देखो भाई ये प्रेसिडेंट के ऊपर तो नॉन बाइंडिंग है, बच्चे को पता है,
ये नॉट बाइंडिंग तो है प्रेसिडेंट के अंदर, बट लोअर कोर्ट के ऊपर भी ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। वो भी चाहे तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट ऐसा कोई लोअर कोर्ट है नहीं भाई जो सुप्रीम कोर्ट की बात को नज़रअंदाज कर दे, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या सा है भाई, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनेक्टमेंट ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996 कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। तो जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है, वो क्या बता रहा है भाई, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ नियम जो है ग्रास रूट्स पे बनेंगे, ग्राम सभा के लेवल पे जब नियम बनेंगे, जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तभी जाके हमारे पास डेमोक्रेसी ऊपर तक पहुंचेगी। सो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करें, सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हों। अब पिज़्ज़ा जो है वो कहाँ पे हो रहा है, शेड्यूल एरियाज में। हमारे जैसे नॉर्मल एरियाज में तो सब पता है भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, बट जो शेड्यूल एरियाज है वहाँ पे नहीं है ना, तो वहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा बनाया गया, वहाँ पे भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे चुनाव किया जा सके। ओके, उसे तो बोलते हैं इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इकोसाइड। सुसाइड होता है ना, आदमी की डेथ होती है, इकोसाइड मतलब इकोसिस्टम की डेथ होती है, इकोलॉजी की डेथ होती है, ठीक है। न्यूज़ में था सितंबर 2023 में, इसीलिए हमसे पूछा गया है व्हाट इज इकोसाइड। यार ऐसा नहीं आपने एक पेड़ काट दे तो इकोसाइड है, बहुत बड़ा लार्ज स्केल है ना। इट इज स्पेसिफिकली रिफर्स टू लार्ज स्केल सिस्टमैटिक डैमेज टू द इकोसिस्टम, जिससे क्या होता है, पोटेंशियली लीडिंग टू देयर कोलैप्स, वो इकोसिस्टम का ही नष्ट हो जाता है, इकोसिस्टम ही नष्ट हो जाता है। तो ये हो गया इकोसाइड। तो ये पार्ट 1 हो गया, जहाँ पे हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन देखे। अच्छा खासा टाइम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना। बिकॉज आप पिछले जो 21 में लोग क्या किए, सॉरी 2022 में क्या किए, सोचे कि भाई 4-10 ऑप्शन में यूपीएससी में पूछ दिया ओनली स्टेटमेंट 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको नहीं बनाएंगे। बट 2023 का पेपर जब लोगों ने देखा तो बोले भाई ये तो हर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आ गया। तो यही गलती होती है, लोग क्या है प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी लेंदी क्वेश्चन पूछ रही है तो हमको टाइम देना जरूरी है, और टाइम देंगे तभी जाके, क्योंकि क्लिस्टर क्लियर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे वो आंसर आपसे बनेगा नहीं। आपको 4 पॉइंट पता है, 5 ऑप्शन दिए हैं, 4 पॉइंट पता है, तब भी आपका आंसर नहीं बनने वाला। सो इसीलिए हमारे पास हर ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारा टाइम देना बहुत जरूरी है, और खास करके तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी वैसे टॉपिक्स में।